नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एनटीए द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के इस व्याख्यान श्रृंखला के 19वें व्याख्यान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर के बारे में परिचर्चा करेंगे। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल शब्द से संबोधित किया जाता है और हिंदी में कहीं कहीं इसको चर राशि कहते हैं। चर का सामान्य अर्थ है कि जब भी कार्य और कारण का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जब हम अनुसंधान की प्रक्रिया को पहले 16वें व्याख्यान में समझ रहे थे तो देख रहे थे अनुसंधान के अलग अलग क्षेत्र हैं। शैक्षिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य अलग अलग क्षेत्रों में किया जाने वाला अनुसंधान की प्रकृति। तो जितने भी अनुसंधान आज हो रहे हैं वो सभी अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और वैज्ञानिक पद्धति पर किन्हीं दो वस्तुओं के आपस में कार्य कारण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इस कार्य और कारण, इन दोनों के बीचों बीच चलता रहता है संपूर्ण अनुसंधान, और इसमें विद्यमान रहने वाले जो कारक हैं उन्हीं को वेरिएबल्स के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए देखते हैं कि वेरिएबल्स का अर्थ क्या होता है। साथियों, चर से क्या आशय है हम देखते हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। पहले, अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में जो विचरण करता है उसे चर कहते हैं। अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात जब हम समस्या का चयन करते हैं वहां से लेकर के और निष्कर्ष निकालने तक और प्रतिवेदन पूर्ण करने तक, अर्थात आरंभ से लेकर के अंत तक, वही कह रहा है। अर्थात चर किसी न किसी रूप में संपूर्ण अनुसंधान की प्रक्रिया में आरंभ से अंत तक विद्यमान रहते हैं। अंग्रेजी में चर के लिए वेरिएबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में भी, अर्थात वेरिएबल्स के अर्थ में भी जो है प्रभावित करने वाले तत्वों को चर कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अनुसंधान के अलग अलग हमने 5 अध्याय विभाजित किए थे। पहले अध्याय का हमने बैकग्राउंड नाम दिया था, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड, संप्रत्यात्मक पृष्ठभूमि। फिर दूसरे जो अध्याय था उसका नाम था संबंधित साहित्य का अध्ययन। तीसरे अध्याय का नाम था अनुसंधान विधि। चौथे अध्याय का प्रदत्त संकलन और 5वें का निष्कर्ष, अर्थापन और परामर्श। इसके लिए पिछले व्याख्यान और विस्तृत रूप से आप देख लीजिएगा। तो इस आरंभ जहां से हो रहा है अनुसंधान के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, अनुसंधान का जो समस्या है उसकी जो अवधारणा स्पष्ट की जा रही है, वहां से लेकर के और संपूर्ण अनुसंधान की प्रक्रिया में जो कुछ भी विचरण करता रहे, जो कुछ भी हमारे अनुसंधान की प्रक्रिया के संपूर्ण तत्वों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहे, उसे चर कहते हैं। एक यहाँ पर हम अनुसंधाता जो रहे हैं B.R. बुगेल्सकी, इनके उदाहरण लेंगे। इनने एक किताब लिखा था, अ फर्स्ट कोर्स इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये न्यूयॉर्क से छपी हुई पुस्तक है। पुस्तक का नाम है अ फर्स्ट कोर्स इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, B.R. बुगेल्सकी। इन्होंने लिखा कि चर किसी घटना, क्रिया या प्रतिक्रिया का वह पक्ष या स्वरूप है जो अपनी उपस्थिति से किसी दूसरी घटना या प्रतिक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसे प्रभावित करता है। इनके शब्दों को एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहे हैं चर किसी घटना, क्रिया या प्रतिक्रिया का वह पक्ष है। 3 चीजों को रखा, किसी घटना का पक्ष, किसी क्रिया का पक्ष या फिर किसी प्रतिक्रिया का पक्ष। इसमें घटना से तात्पर्य हो गई कोई भी तथ्य, और क्रिया प्राथमिक तौर पर की जाने वाली क्रिया, प्रतिक्रिया किसी क्रिया के अनंतर उत्तर में की जाने वाली जो क्रिया होती है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये कह रहे हैं चर किसी भी घटना की, क्रिया की या प्रतिक्रिया का वह पक्ष या स्वरूप होता है जो कि अपनी उपस्थिति के कारण, अर्थात जब भी चर रहेगा तो किसी दूसरी घटना, दूसरी प्रतिक्रिया को जिसका कि अध्ययन किया जा रहा है उस प्रतिक्रिया को प्रभावित करेगा।
इसमें हमने अपने उदाहरण पिछले 5 व्याख्यानों की श्रृंखला में आज ये 19वां व्याख्यान है, ये आप स्पष्ट रखिएगा। हम अनुसंधान के विषय में परिचर्चा 16वें व्याख्यान से कर रहे हैं। तो उस समय हमने जो समस्या चयनित की थी उसके बारे में विस्तृत वर्णन हम पिछले 4 व्याख्यानों में कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में उसी उदाहरण को लेकर के अब समझते हैं कि हमारा चर किसे कहेंगे। तो हमारा जो समस्या हमारी थी वो थी कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले अध्यापकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। अब यह हमारी समस्या है। तो इस समस्या में एक तो कोविड-19 का प्रभाव पड़ रहा है, तो कोविड-19 एक चर है, ठीक है, एक वेरिएबल है। दूसरा, किसी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले अध्यापकों के ऊपर पड़ रहा है, तो ये जो अध्यापक हैं यह भी एक पक्ष है। फिर इनकी अलग-अलग हमने बाँटा, मानसिक मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, क्रियाकलाप, ये सभी तत्व कहीं न कहीं से एक-एक चर के रूप में उपस्थापित होंगे। तो आप चर का अर्थ समझ गए होंगे। चर क्या होता है? सामान्यतः हमने लिखा जो विचरण करता है वो चर कहलाता है। विचरण अर्थात जो संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया में चलता रहता है उसको चर कहते हैं। दूसरा, चर वह होता है जो किसी न किसी रूप से अनुसंधान के तत्वों को प्रभावित करता रहता है, उसे चर कहते हैं। एक बार इसके प्रकारों के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो इसको और स्पष्ट हो जाएगा आपको। आइए देखते हैं इसके चर के प्रकार के। मित्रों, चर के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। एक चीज और आप स्पष्ट रखिएगा, आपने अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग व्याख्यानों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि चर 2 प्रकार के होते हैं, और कहीं-कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि चर 3 प्रकार के होते हैं, और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि चर 4 प्रकार के होते हैं, और आगे भी आपको मिलेगा चर 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको किसी भी सूरत में समस्यास्पद स्थिति की ओर नहीं जाना है, और ये स्पष्ट रखना है कि 4 या 5 प्रकार की साधारण कह रहे हैं। तो देखिए, किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 चर होते हैं। 2 चर कौन-कौन से हों? एक तो स्वतंत्र चर होता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो होता है वो उस स्वतंत्र के डिपेंडेंट होता है, उस स्वतंत्र के आश्रित होता है, उसको आश्रित चर या परतंत्र चर बोलते हैं दूसरा। तो किसी भी अनुसंधान में मुख्यतः 2 चर होंगे ही। जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, तो बल्ब रोशनी के लिए इन 2 चरों की आवश्यकता है। एक तो बल्ब की आवश्यकता है, दूसरी बिजली की आवश्यकता है। ये 2 चीजें होंगी तभी बल्ब जल सकता है। अगर बल्ब नहीं है तो भी नहीं रोशनी होगी, नहीं बल्ब जलेगा, और लाइट नहीं है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात एक का प्रभाव एक के ऊपर प्रभाव। बिजली नहीं है तो भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो बिजली का प्रभाव बल्ब के ऊपर पड़ रहा है। या फिर बल्ब नहीं है तो भी, तो एक इसमें आश्रित है, आश्रित अर्थात परतंत्र है, और दूसरा जो है स्वतंत्र है। बिजली नहीं रहे तो भी बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं रहे, बिजली रहे तो भी रोशनी नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। तो ये 2 मुख्य चर हर जगह होते हैं। अभी इनमें हम अंतर करेंगे अगले स्लाइड में, इसको देखिए पहले। और तीसरा जो चर होता है वो मध्यवर्ती चर होता है। चूंकि इन 2 चरों के मध्य कई बार कई चीजों का हम जो है समन्वय करते हैं। जैसे मान लीजिए बिजली चाहिए और दूसरा बल्ब चाहिए, इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं या नहीं? तो ये सभी आवश्यक चीजें जो बीच में आ रही हैं, जैसे कि तार, जैसे कि फिर इसको जो असेंबल करने की प्रक्रिया, और उन धातु, प्लास्टिक और वो सारी चीजें, वो सब मध्यवर्ती हैं। फिर एक और चौथा जो चर होता है वो है नियंत्रित चर, कंट्रोल्ड वेरिएबल। नियंत्रित चर क्या होता है? कोई दूसरा प्रभाव न पड़े। अर्थात मान लीजिए बल्ब है और बिजली है, और इन दोनों के बीच में एक कागज लगा दिया जाए, तो कागज के प्रभाव से बल्ब जलेगा क्या? बल्ब तब नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों का साक्षात संपर्क जब तक नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलता है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने में बीच में कई अवरोधक, व्यवधान होते हैं। हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, पीछे से कई चीजों की आवाज भी आ जा रही है आसपास की, उनको हम नियंत्रित करने का प्रयास किए। हमने कमरे को बंद किया, और फिर उनको भी बोला कि आप थोड़ी देर कम आवाज करिए, फिर भी उनका कहीं न कहीं हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये सभी नियंत्रित, इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उनको एक बार मना करके। ये सब कंट्रोल वेरिएबल होते हैं। तो अब एक चीज आप स्पष्ट रखिएगा, जहां भी आपसे पूछा जाए चर कितने प्रकार के होते हैं, और 2 ऑप्शन हो तो आप बेहिचक लिख सकते हैं, 2 चर होते हैं। मुख्यतः 2 ही चर होते हैं, स्वतंत्र और परतंत्र।
कहीं तीसरा चर भी पूछा जाता है। चर कितने होते हैं तो मुख्यतः 3 चर वो लिख देंगे, स्वतंत्र, परतंत्र। इसी परतंत्र चर को आश्रित चर बोलते हैं, स्वतंत्र को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र को आश्रित को डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर ये इंटरवाइनिंग जो वेरिएबल है, जो मध्यवर्ती चर हैं, ये इन दोनों को मिलाने का कार्य करते हैं। तो कई बार इनका नाम ही नहीं लिया जा सकता है। आप देखिएगा कि आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, तो एक तो पुरस्कृत करने वाली संस्था और एक पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, ये दोनों ही हाईलाइट होते हैं। लेकिन इनके बीच में बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं से आपको वहां तक अवार्ड लेने योग्य आप बने हैं, यहाँ तक पहुंचाया है, वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उनकी चर्चा ही नहीं की जाती। वही है ये मध्यवर्ती चर। वहीं पर नियंत्रित चर भी होते हैं। इन सामाजिक कई अवरोधक होते हैं, उन अवरोधकों को पार करके फिर हम अनुसंधान को पूरा करते हैं, तो उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से चर मुख्यतः 2 हुए, स्वतंत्र और परतंत्र। मध्यवर्ती चर को जब मिलाते हैं तो 3 हो जाते हैं। और फिर चौथा नियंत्रित चर होता है। बाह्य अवरोधकों का प्रभाव न पड़े इसलिए नियंत्रित चर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ हस्तक्षेपी चर होते हैं जो कि कितना कहने के बाद भी, रोकने के बाद भी हस्तक्षेप दिखाते रहते हैं। वो बहुत ज्यादा, इस तरह से चर की 5 प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्पष्टता समझिएगा, मुख्य रूप से और जो पूछे जाते हैं उनमें ये चारों चरों का नाम आएगा, 4 ही चर हैं। ठीक है। अब साथियों, स्वतंत्र चर किसे कहेंगे? स्वतंत्र चर को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया। तो जिस चर का प्रभाव जानने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं, और इसे प्रायोगिक चर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। जिस चर का प्रभाव अर्थात उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अपितु उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हमारी जो समस्या थी, कोविड-19 का प्रभाव भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले अध्यापकों के ऊपर, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ कोविड-19 महामारी जो है ये स्वतंत्र है, इसके ऊपर अध्यापकों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसके अध्यापकों ने इसको कहीं से भी प्रभावित नहीं, अपितु इसने समस्त जनमानस को जैसे प्रभावित किया है वैसे ही अध्यापकों को भी प्रभावित किया है। तो इस चर का प्रभाव, जिस चर का प्रभाव जानने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको स्वतंत्र। यहाँ पर कोविड-19 जो है वो स्वतंत्र चर है, कोविड-19 महामारी ये स्वतंत्र चर है और इसका प्रभाव देखा जा रहा है, इसके प्रायोगिक पक्षों को देखा जा रहा है। इसीलिए कई जगह इसको प्रायोगिक चर या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या प्रायोगिक चर किसे कहते हैं, तो आप स्पष्टतः जो स्वतंत्र चर होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी को एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या फिर स्वतंत्र चर भी कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। साथियों, दूसरा चर है आश्रित चर। आश्रित चर को अंग्रेजी में डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ही है कि एक जिसका प्रभाव पड़ रहा है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा उसको कहेंगे आश्रित वेरिएबल। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिस चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे परतंत्र चर या आश्रित चर कहते हैं। तो यहाँ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अध्ययन हम कर रहे हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले टीचरों, अध्यापकों के ऊपर। तो यहाँ जो अध्यापक हैं, इन अध्यापकों के ऊपर इस महामारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका हम अध्ययन करें। इसलिए यहाँ आश्रित चर कौन हो रहे हैं? ये अध्यापक सभी। वही यहाँ लिखा कि जिस चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो अध्यापक जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आश्रित चर है। मित्रों, ये तीसरा चर है मध्यवर्ती चर। और मध्यवर्ती चर जैसे कि हमने चर्चा भी किया था, और यहाँ पहले जो लिखा है इसको आप देखिए, ऐसे सभी अमूर्त चर, अमूर्त चर अर्थात जो मूर्तिवत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अमूर्त हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आसानी से। तो ऐसे सभी अमूर्त चर जिन्हें प्रयोग के दौरान नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको रोका नहीं जा सकता कि उनका प्रभाव दिख रहा है या नहीं, तथा वे पूर्वोक्त दोनों चरों के बीच, पूर्वोक्त अर्थात स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों के बीच क्रियाशील रहते हैं, उन्हें मध्यवर्ती चर कहते हैं। जैसे हमारे जो अनुसंधान की समस्या है, इस समस्या में हमने
अध्यापकों के ऊपर जो प्रभाव जानना है उसके लिए कोई प्रश्नावली बनाएंगे, कुछ पेपर यूज करेंगे, कुछ पेन यूज करेंगे, कुछ लोगों के विचार को जानेंगे, लिखेंगे, कुछ सामग्री उपकरण यूज करेंगे। तो ये जो भी है अर्थात इनके बिना इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, वही है इनके नियंत्रित नहीं किया जा सकता इनके प्रयोग के दौरान। और उन दोनों के बीच क्रियाशील रहेंगे, पहले और दूसरे, पहले स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों के बीच क्रियाशील हैं, इसलिए ऐसे चरों को मध्यवर्ती चर कहते हैं। साथियों, ये चौथा जो चर है इसको नियंत्रित चर कहते हैं। नियंत्रित चर क्या है? तो जिन चरों को प्रयोग विधि के दौरान नियंत्रित कर लिया जाता है अथवा उनके प्रभाव को उदासीन कर दिया जाता है, उन्हें नियंत्रित चर कहते हैं। हमने देखा कि जैसे हम अध्यापन कर रहे हैं तो इस समय ही बाहर के कई ऐसे प्रभाव हैं, आवाज है, ध्वनि है, वो सुनाई दे रही है, तो उसको हमने नियंत्रित करने का प्रयास कैसे किया? दरवाजे को बंद किया, उससे ध्वनि कम हुई, तो कहीं न कहीं हम उसके प्रभाव को अवरोधित करते हैं या उदासीन कर देते हैं। अपनी आवाज को, अपनी जो गति है इसको बढ़ा दिया, अपने ध्वनि को बढ़ा दिया, इसके कारण से उनके आवाज का, उन बाह्य जो तत्व हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, उनका प्रभाव कम पड़ रहा है। तो इन चरों को नियंत्रित चर कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने इस चर के बारे में इतना परिचर्चा किया। सामान्यतः अब चर क्या होता है आप समझ पाएंगे, चर कितने प्रकार के होते हैं वो समझ पाएंगे, चर की आवश्यकता क्या है ये समझ पाएंगे, चर के बिना अनुसंधान पूरा हो सकता है या नहीं उसे समझ पाएंगे, या इस चर से, वेरिएबल से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो शायद आप इसका उत्तर दे पाएंगे, इतना मैं विश्वास करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस पे और गहन तरीके से कुछ जानना चाहिए या आपकी कोई भी जिज्ञासा होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि अगले व्याख्यान में हम उसको समायोजित करके फिर वहां से आगे बढ़ें। ये अनुसंधान का विषय वस्तुतः बहुत दीर्घ है और विस्तृत है, इतना आसानी से समेटने में समस्याएं आ रही हैं, फिर भी कुछ मुख्य जो बिंदु हैं जिनसे संबंधित प्रश्न होते हैं उनको इस छोटे-छोटे व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत समाहित करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अगले व्याख्यान में हम इसके एक नए बिंदु के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप संभव हो, आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।